Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome back to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे कुछ ही मिनटों में हम करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम रेलेवेंट डिस्कशंस एंड आर्टिकल्स। तो दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आज हम 4 आर्टिकल्स करने वाले हैं दैट आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। The first one you can see adverse changes federalism imperil. This is about the federalism in the country, the tensions between the center and the states. But essentially, if you go by the spirit of this article, essentially it is a criticism of the ruling party, that is BJP. तो काफी heavily criticize किया गया है इस article में, but that is not something we have to take from this article. What is going to be our takeaway is what are the tension areas that it has highlighted. So we will check that out. And by the way, federalism and center state relations, what are the tension areas? This is going to be an important theme for this year क्योंकि कई सारे ऐसे instances हो गए. For example, the conflict between the West Bengal government and the center जो हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था दूसरे एडिटोरियल में. प्लस वी ऑल्सो डिड the tension between the center and the states when it comes to fiscal federalism. तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, आपको पता है किस तरीके से जो डिफरिंग ओपिनियन था बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर, एंड जीएसटी रेवेन्यूज ने भी कहीं ना कहीं उस चीज को इम्पैक्ट किया है. दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऑथर्स कि it contributes to a narrative and practice of growing centralization of power by the current government. तो कहां पे intrude कर रही है current government or the center? It says that growing incursions of union government into sectors where the state governments have a primary responsibility. So apart from these areas that we have just discussed in the previous articles by the way, तो ये बोल रहे हैं कि उन एरियाज में जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, फॉर एग्जांपल लेट्स से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेकर आ रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एरियाज दैट आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो डिमार्केशन है पावर्स अंडर 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है, तो ठीक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आती है. बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये जो स्कीम्स हैं ये उन एरियाज के लिए हैं जो स्टेट लिस्ट के अंडर में आती हैं. और इस गवर्नमेंट ने ये एज पर द आर्टिकल द सेंटर इज इंक्रीजिंगली मेकिंग दोज schemes on the areas that are under the purview of the state government, and as such it is an intrusion by the center with regard to the powers of the state government. So this is what they are saying. प्लस ये बोल रहे हैं कि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसा सेंटर कर रहा है. इनफैक्ट दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बहुत बार हुआ है. इनफैक्ट इफ यू गो बाय द इंडियन हिस्ट्री आफ्टर 1947 कई सारे ओकेजन्स हुए हैं. इनफैक्ट अभी तो थोड़ा कम हो गया है. प्लस इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि इमरजेंसी के टाइम पे एजुकेशन विच वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट that was moved to the concurrent list under 7th schedule of the constitution. So what it is saying that this is not for the first time, but what is happening is increasing centralization on part of the ruling party now. तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जीएसटी फॉर एग्जांपल जीएसटी को लेकर आए, सो their opinion is that GST has been bad for the state and as such it has led to greater centralization. बिकॉज आपको पता है जीएसटी में जितनी फिजिकल ऑटोनॉमी है जो स्टेट्स की वो सेंटर के पास चली गई है, एंड एज सच दे हैव लॉस्ट द फिजिकल ऑटोनॉमी, एंड जो कॉम्पनसेशन इनको ड्यू था वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है बिकॉज द सेंटर इज नॉट गेटिंग द सॉर्ट ऑफ जीएसटी इट वाज एक्सपेक्टिंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बाय द वे इन द प्रीवियस एडिटोरियल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग इन ग्रेटर डिटेल. प्लस इन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं उनके साथ एक मीटिंग की विद रिगार्ड टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. और बाय द वे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो न्यूआंसेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, आपको पता होने चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर एजुकेशन टॉपिक under GS2. So you should learn it by heart and as such you should make notes on that. So this is your homework from my end. तो ये बोल रहे हैं कि कैसे बिना स्टेट के कंसल्टेशन के, बिना मिनिस्टर्स के, लेट्स से एजुकेशन मिनिस्टर्स के कंसल्टेशन के आपने डायरेक्टली आप आईएएस ऑफिसर से डील कर रहे हो. बेसिकली यू आर जस्ट बाईपासिंग द पॉलिटिकल अथॉरिटी इन दो स्टेट्स
एंड दिस इज नॉट गुड. सो इस तरीके से उन्होंने बोला है कि जो एक कल्चरल चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है, बिकॉज जो डाइवर्सिटी है कंट्री में, रीजनल डाइवर्सिटी, उसको होमोजेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, बट दैट इज नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू, बिकॉज वी कांट राइट दैट इन द एग्जाम, बाय द वे यू शुड नॉट एज वेल. सो व्हाट इट इज सेइंग दैट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी सारी पावर्स दे रखी हैं सेंटर को. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ऑल द रेसिडेबली पावर्स आर विद द सेंटर, प्लस सेंटर्स ओवरराइडिंग पावर when it comes to conflict between the states and the center on a matter which is under the concurrent list. So upper hand किसका होगा? सेंटर का होगा. And as such, this is what it is said that already इतना ज्यादा पावर्स दिया हुआ है, ऊपर से इस तरीके की सिचुएशन इमर्ज कर रही है, which is not good actually. So this is the overall essence of this article. I hope you understood it. Very important from exam perspective, center state relations, something we should do. Okay, the next article is this, embracing children. नीचे वाला जो article है, this is what we shall look into, because this is again अंडर GS2 वनरेबल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, काफी आजकल न्यूज में आ रहा है, इनफैक्ट 3-4 दिन से लगातार न्यूज में आ रहा है. एंड एज सच इट्स अ वेरी बिग कंसर्न for the political establishment, for the people of the country. It's about our conscience, because it is coming to a very very vulnerable section जो खुद से डिपेंडेंट नहीं है, जो एडल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. दे आर लुकिंग अप टू द एडल्ट्स, एंड इट इज द responsibility of every Indian to not fail our children. And in that vein, the Prime Minister made certain provisions with regard to the future of those children who have been orphaned because of the COVID pandemic, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया है. एंड काफी सारे प्रोविजंस हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोविजन रिगार्डिंग फंडिंग ऑफ देयर स्कूलिंग, प्रोविजन रिगार्डिंग देयर हायर एजुकेशन, इवन हेल्थ इंश्योरेंस. तो एज सच जो एक्सपर्ट्स हैं उस चीज को कमेंट किया हुआ है उन्होंने, एक्सपर्ट्स ने, कि अच्छे प्रोविजंस हैं एंड दैट वुड बी फंडेड बाय पीएम केयर्स फंड. बट अब प्रॉब्लम क्या है, इस आर्टिकल में ये प्रॉब्लम हाईलाइट किया है कि जो सेंटर का रिस्पॉन्स है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस, मोडालिटीज आपने चॉक आउट की हैं, व्हाट पीएम हैज प्रॉमिस्ड. एंड द सेंटर सेड दैट वी आर स्टिल टू वर्क आउट द मोडालिटीज. जो फाइन ट्यूनिंग है कि क्या क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस है, कैसे वो करेंगे, वो अभी तक नहीं किया हुआ है. एंड दिस इज व्हाट द ऑथर इज कंसर्न्ड अबाउट, दैट वी आर फेलिंग अवर चिल्ड्रन. मतलब आपको क्यों इतना टाइम लग रहा है, ये तो चीज प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए. इट्स अबाउट सो मेनी चिल्ड्रंस फ्यूचर एट स्टेक, एंड इट इज अबाउट आवर कॉन्शियस ऑल्सो. मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी स्पीड से चल रहे हो, सरकारी स्पीड से, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म इसमें भी हो रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड. सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, कि लगभग 10,000 बच्चे दे आर इन नीड ऑफ इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन. उन्होंने या तो एक पेरेंट लूज कर दिया, या दोनों पेरेंट्स लूज कर दिए, या in some cases they have also been abandoned by their parents because parents don't have the wherewithal मतलब जो resources to rear them up. And this is why the situation is so grave. 10,000, by the way, this number is disputed by some experts. They say that this is a very very conservative figure, the numbers could be much more. तो क्या करना चाहिए? तो the author has suggested some solutions. For example, through the committed state staff, the government staff, सबसे पहले तो हमको जो मोडालिटीज हैं वो फाइन ट्यून करनी चाहिए, चॉक आउट करनी चाहिए. एंड देन वी कैन यूज एग्जिस्टिंग सिस्टम सच एज 1098. बाय द वे, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एनजीओ दैट डज गुड वर्क इन चाइल्ड सपोर्ट एंड चाइल्ड वेलफेयर. एंड द पीरियोडिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड. इनफैक्ट एक और चीज यहाँ पे बोली है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो समथिंग दैट शुड बी डन इन अ मोर टारगेटेड वे. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या एक्सटेंट है, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन स्कीम में कवर नहीं हो पाएंगे. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली रिवाइज करते रहना चाहिए, सर्च करना चाहिए ऐसे और केसेस में जहां पे कई सारे जो ऑर्फन्स हैं वो अभी तक यहाँ पे, लेट्स से, दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, और इन फ्यूचर दे वुड नॉट गेट बेनिफिट. तो उनको इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड इज लेफ्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड. तो ये तो रहा
regarding children. Next article is related to vaccination, and this is related to another article that we did recently, which is regarding vaccine nationalism. क्या आपको याद है हमने कुछ दिनों पहले वैक्सीन नेशनलिज्म पे एक आर्टिकल किया था? तो वैक्सीन नेशनलिज्म पे हमने क्या बोला था कि जो कोरोना की जो प्रॉब्लम है, कोविड पैंडेमिक, वैक्सीन नेशनलिज्म से नहीं डील कर सकते, बिकॉज आप अपनी कंट्री में लेट्स से कुछ परसेंटेज लोगों को आप इम्यून कर दोगे, कुछ परसेंटेज लोगों को आप वैक्सीनेट कर दोगे, बट इस लेवल की प्रॉब्लम है कि दूसरे कंट्री में अगर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, आप पूरे वैक्सीन की जो सप्लाई है वो स्टॉप कर दोगे, तो वहां से आपके कंट्री में दोबारा से आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, India may you see this happened in the Indian variant, the mutation of the virus, it has spread to more than 40 countries and it has spread to UK also, and a lot of these countries that are sort of protecting their vaccine stock. तो इस तरीके से वैक्सीन नेशनलिज्म से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा. एंड इट इज टॉकिंग अबाउट African countries particularly, that only 2.1% of Africans have received at least one dose of COVID-19 vaccine. तो चाहे अफ्रीकन्स हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इंडियंस हो, सब अगर वैक्सीनेट हो तब जाके इस सिचुएशन पे काबू पाया जा सकेगा. अदरवाइज सिंगल आप कोशिश करोगे कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की, तो वैसे आपकी कंट्री भी प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी. इनफैक्ट दिस इज व्हाट ही हैज कॉल्ड वैक्सीन अपार्थाइड, की अफ्रीकन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिकॉज सप्लाई आप नहीं दे रहे वहां पे, ना वैक्सीन सप्लाई कर रहे हो, ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हो, ना ट्रिप्स वेवर दे रहे हो. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड collectively come together and they should work in that spirit of international cooperation जो रिसेंटली G20 लीडर्स की ग्लोबल हेल्थ समिट रोम में डिक्लेयर की थी. दिस इज ऑल्सो नोन एज रोम डिक्लेरेशन. This is very important from PT perspective. Please note it down. What is Rome Declaration or Global Health Summit Declaration? This is with regard to the meeting of the G20 countries, जहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया कलेक्टिवली कि हमको कॉपरेट करना चाहिए, कॉपरेट करेंगे. दिस इज अ ग्लोबल पैंडेमिक, जो सप्लाई चेन्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने चाहिए, एंड वी शुड इंश्योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो ये सारी बातें यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में की हुई है. तो इसमें बताया कि किस तरीके से जो पुअर कंट्रीज दे हैव बीन पर्टिकुलरली hard hit by the COVID pandemic, that is leading to the reduction in the gains that we have had with regard to poverty reduction and increasing global inequalities. तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो फिर भी मार झेल लेंगे, बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द पुअर कंट्रीज? इट विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, rich countries and the poor countries, and within the developing countries वहां पे भी rich and the poor की जो disparity है that would be increasing, which will lead to conflict within the countries and conflict between countries, nations that have the resources and nations that don't have. So that is something he has said, and then he has highlighted the role of EU and the contribution of EU in the COVAX facility. Please note it down. I hope you have notebook by your side. कोवैक्स के बारे में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीटी परस्पेक्टिव. So COVAX is a joint initiative by multiple bodies, for example WHO, for example UNICEF, for example Gavi. So these are the various bodies that have come together, and it's a sort of coalition which ensures that वैक्सीन जो एक्सेसिबिलिटी है सबको हो, चाहे पुअर कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है. ऐसा ना हो कि कुछ कंट्रीज के पास जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने वैक्सीन बना दी और अपने सिटीजन्स को वैक्सीनेट कर दिया, बट व्हाट अबाउट द पुअरर कंट्रीज, व्हाट अबाउट द एक्सेस टू वैक्सीन? सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. Plus, it is also talking about, it is suggesting the TRIPS waiver. It is suggesting the waiver on TRIPS agreement that we have, because TRIPS के अंडर में आपको एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग का ऑप्शन होता है. सो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, बट इफ इट इज अ very severe pandemic in your country, if there is a very severe health crisis in the country, then the government of that country can ask the third parties to manufacture those drugs or medicines or vaccines without the approval of the patent holder. This is called compulsory licensing. और इन्होंने suggest किया है कि compulsory licensing भी एक option होना चाहिए on the table. So this is what he is suggesting, and as such
उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ऑल द कंट्रीज दे शुड कलेक्टिवली मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑफ वैक्सीनेटिंग एवरीबॉडी। तो ये हो गया रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में एक आर्टिकल है जो हम करेंगे, दिस वन। दिस इज द ओनली रेलिवेंट डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डू। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पीटी रिलेटेड फैक्ट्स हैं। दिस इज रिलेटेड फॉर योर पीटी, दिस इज रिलेटेड टू योर पीटी, एंड एज सच वी विल सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी कैन नोट डाउन। तो ये जो आर्टिकल है किस बारे में है? अ फार रीचिंग टैक्स मेजर, द यूएस पुश फॉर अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स मे हेल्प इंडिया बट इट कैन ऑल्सो कॉज इंटरनेशनल डिसएग्रीमेंट। तो जो इशू है वो क्या है? इशू आपको बता दूं कि यूएस ने रिसेंटली प्रपोजल रखा है विच इज अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। दैट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो यूएस की जो एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, वो टैक्स बचाने के लिए लेट से बाकी कंट्री में रिलोकेट हो गए। लेट से उन्होंने एक एंटिटी खोल ली, लेट से सिंगापुर में या बहामस में, जहां पे बहुत मिनिमल जो कॉर्पोरेट टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो कंपनीज टैक्स बचा रही हैं। अब यूएस क्या बोल रहा है? यूएस का प्रपोजल है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ताकि यूएस की जो एंटिटीज किसी भी अगर कंट्री में है तो उनको एक मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को, ताकि वो जो कंपनीज बाहर जा रही हैं टैक्स बचाने के लिए उनको डिस्करेज हो, वो डिसइंसेंटिवाइज हो और वो कंपनीज यूएस में ही लोकेट हो। और अगर उनको बाहर जाना है तो किसी और कॉम्पिटेंस, किसी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो उस कंट्री में है, लेट्स से सम गुड थिंग अबाउट दैट कंट्री, लेट्स से बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट या बाकी जो उनका यूएसपी है, उस बेसिस पे कंपटीशन हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द आर्बिट्राज ऑन द कॉर्पोरेट टैक्स। सो दिस इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल। तो इन्होंने बेसिकली शुरुआत की है पिलर 2 से, कि पिलर 2 प्रपोजल भी रिसेंटली ओईसीडी ने रखा था। इनफैक्ट अक्टूबर 2020 में देयर वाज दिस पिलर 2 प्रपोजल, जिसमें ओईसीडी विच इज द बॉडी ऑफ द रिच कंट्रीज, बाय द वे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही एक प्रपोजल रखा था कि देयर शुड बी दिस ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ताकि जो बीईपीएस का प्रॉब्लम है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, दैट मीन्स वो कंपनीज जो आपकी कंट्री से बाहर जाती हैं, हेडक्वार्टर यहाँ पे है, लेट से इंडिया में है, और उसका एंटिटी दूसरी जगह में है, और वहां से उन्होंने क्या किया कि जितने भी टैक्सेस हैं टैक्सेस बचाए, प्लस वहां पे जो इनकी इनकम हुई उस पर भी टैक्स पे नहीं किया। सो यू सी व्हाट इट इज लीडिंग टू, दैट इज लीडिंग टू लॉस ऑफ दैट कंट्री, लॉस ऑफ इंडिया, एंड द कंपनीज, द कॉर्पोरेट्स, दे आर गेटिंग sort of backdoor profits, they are getting unethical profits if not illegal profits। so उसको डिस्करेज करने के लिए OECD ने प्रपोजल रखा है पिलर 2। you can note it down what this proposal related to, and US has also brought about that proposal। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंट्रीज जहां पे कम टैक्सेस हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आयरलैंड का केस स्टडी दिया है, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर इज वन अनदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस इज अनदर कंट्री। आपको पता है मॉरिशस सिंगापुर से ज्यादातर एफडीआई इंडिया में आती है। तो ये कंट्रीज खुश नहीं है, बिकॉज दैट विल लीड टू द डिसइंसेंटिवाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट्स हु कम टू दीज कंट्रीज। तो अब इन कंट्रीज के पास कोई एक यूएसपी तो रहेगा नहीं, राइट? सो that will lead to the corporate going back to their country। तो ऐसे में इन कंट्रीज को प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे नहीं जब लोकेट करेंगी तो इन कंट्रीज का वैल्यू कम हो जाएगा, जो इनकी अर्निंग है because of whatever reason, let's say infrastructure or the spending by these corporates in those countries, that will get diminished and they are not very happy about it। so this is what this article is all about। so दोस्तों, that was all for the day। if you have any questions just do let me know and I will reply to that। till then, take care, have a good day ahead।